हाय एवरीवन। आज तो आप लोग कमाल कर दिए। आज मुझे लगता है कि मैं 10:30 में अपने फ़ोन को ऑन किया था और उसके बाद मैं देखा कि आप लोग कंटिन्यू कॉल किए हो। कंटिन्यू मतलब कि बहुत लोग कॉल किए होंगे जो वेटिंग में 1 घंटा 2 घंटे से भी दिखा रहा होगा। हालांकि आई गॉट 82 कॉल्स, अराउंड 82 कॉल्स हमें मिला है, जो मेरे पास डाटा है उसमें। बहुत लोग का कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाया हूँगा क्योंकि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, किसी और स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। लेकिन हमें पता चल गया कि आपका अभी क्यूरी क्या है, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके टेस्ट सीरीज में, या फिर आपके गेट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हमें पता चल गया। अब देखो, लगभग 82 कॉल्स मैं एक्सेप्ट किया हूँ और सबको लगभग 5 से 6 मिनट से ज़्यादा ही टाइम दिया हूँ। अराउंड 6 आवर्स to 7 आवर्स मैं नॉन स्टॉप इस पे फ़ोन पे था। ये मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल लेने का ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और बिलीव मी, हमें बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ है कि हम थक गए, क्योंकि ये मेरा पार्ट था, ये मेरा एक टाइप का पैशन है कि आपका जहाँ तक हो सके हेल्प कर सकूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आया है इस काम को करने में, और उम्मीद है कि मैं सारे का जो भी कॉल अटेंड किया हूँ उनका मैं कुछ क्यूरी रिजॉल्व कर दिया हूँ, कुछ क्यूरी कॉमन था जिसकी वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो अराउंड 90% जो हमारे पास कॉल आए हैं उनका सेम क्यूरी था कि सर मेरा मार्क्स जो है वो सैचुरेट कर गया है अराउंड 50 to 55, किसी का 45 से 40, किसी का 60 to 65। डिफरेंट स्टूडेंट का अलग अलग मार्क्स रेंज है, उस रेंज में वो जाके सैचुरेट कर गए हैं। मतलब कि वो फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं 4 5 6, उसके बाद भी उनका मार्क्स क्या हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन। तो बोले सर मार्क्स कैसे इंक्रीज करूं, मुझे आता तो सब है लेकिन जब मैं बनाने जाता हूं तो वहाँ मिस्टेक ज़्यादा हो जाता है। बाद में जब देखता हूँ सोल्यूशन तो लगता है कि अरे ये तो बहुत ही सिली मिस्टेक मैं कर दिया, उस चीज़ को ओवरकम कैसे करूँ। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आप उतना ही पढ़ाई किए हो, जितना पढ़े हो उतना ही में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हो। कुछ सजेशन रहेगा मेरे साइड से, कुछ टिप्स रहेंगे मेरे साइड से। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका मार्क्स में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगा। तो देखिए, अभी रात को 8-9 बज रहे होंगे, आई थिंक 9 बज रहे हैं, फिर भी मैं बहुत फ्रेश लग रहा हूँ। रीज़न क्या है कि आज बिलीव मी, मैं 6 घंटा 7 घंटा आपसे बात करने के बाद में मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हुआ है। तो मैं सोचा कि चलो एक वीडियो बनाता हूँ, हाउ टू इंक्रीज योर टेस्ट सीरीज मार्क्स, और कुछ मेरे साइड से जो सजेशन जो मुझे लगता है कि अगर आप ये इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपका मार्क्स कुछ ना कुछ इंप्रूव होगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। सपोज आप 100 मीटर के रेस में आप भाग रहे हो, राइट, और आपका एक स्ट्रेटजी, हर एक स्टूडेंट का, हर एक आदमी का जो भी उस रेस में हिस्सा लिया है उसका जो प्लानिंग है, अपना सबका अलग अलग स्ट्रेटजी होगा, उस स्ट्रेटजी से वो दौड़ना शुरू करता है, राइट। तो आपका मान लीजिए स्ट्रेटजी है कि आप पहले ऐसे स्टार्ट करोगे, एंड करोगे, और आप जो स्ट्रेटजी बनाए हो उसी स्ट्रेटजी से जब आप दौड़ना शुरू करते हो आपको पता चलता है कि आप 10th रैंक में आए। फिर आप क्या सोचते हो कि नेक्स्ट टाइम में मैं 9th का टारगेट करूंगा, 9th में मेरे को आना है, लेकिन पता चला आप 10th में ही रह गए। फिर नेक्स्ट में भी आप अगर दौड़ना शुरू करते हो फिर आप 10th में ही रह गए, 9th नहीं अचीव कर पा रहे हो, 8 नहीं कर पा रहे हो, 7th रैंक अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो इसका वजह क्या है, आपको क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे हो। बस एक रीजन है, चेंज योर प्लान, चेंज योर स्ट्रेटजी। अगर आप प्लान और स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा, राइट। तो मान लीजिए आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो और टेस्ट सीरीज, पहला टेस्ट सीरीज दिया उसमें आपका 40 मार्क्स आया, दूसरा टेस्ट सीरीज दिया 45 आया, तीसरा 42 आया, 40 और 45 के बीच में ही है, और आपको अंदर से लगता है कि मैंने सारा पढ़ रखा है, सारा चीज तो मेरे जो भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो सब में पढ़ा दिया गया है, शॉर्ट नोट्स भी बना लिया हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस भी कर लिया, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग मार्क्स। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप जब भी दे रहे हो टेस्ट सीरीज उसमें देखो कि 40 मार्क्स आपको मान लो आते हैं तो 60 मार्क्स कहाँ गए। 40 मार्क्स जो मैंने लाया वो तो ठीक है, वो तो हमसे बन जाएगा, उस कॉन्सेप्ट से अगर दूसरे क्वेश्चंस भी आएंगे तो वो बन जाएगा, लेकिन रिमेनिंग जो 60 मार्क्स है वो कहाँ जा रहा है, इसके बारे में आपको एनालाइज करना जरूरी है। तो जब आप एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें 40 to 50% आप सोल्व कर दिए थे, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक या किसी और रीजन की वजह से आप गलत ऑप्शन टिक करके आ गए, और रिमेनिंग जो आपका उसमें कुछ परसेंटेज बचता है वो आपसे नहीं बना है क्योंकि वो बहुत टफ आ गया था। यही एक मतलब नॉर्मल अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो यही आपके लाइफ में हो सकता है, वही आपके साथ हो सकता है ऐसा कुछ। तो मान लीजिए मैं ये मानता हूं कि आपने किसी भी टेस्ट सीरीज में 60 मार्क्स लाया, सपोज यू आर गेटिंग 60 मार्क्स, ओके।
60 मार्क्स लाने के बाद आप खुश मत हो, आप 60 मार्क्स लाए दैट इज गुड, बहुत अच्छा मार्क्स है, आप इसको किसी भी मार्क्स से अपने मार्क्स से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आपको ये सोचना है कि 40 मार्क्स कहां गया, आउट ऑफ 100 हमारा 60 तो आ गया, लेकिन 40 मार्क्स कहां है इसके बारे में भी हमको जानना जरूरी है, ये कहां गया। तो इसमें आपको पता चलेगा कि आपको या तो कंसेप्चुअली कहीं प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअली प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग नहीं हो, उस टॉपिक को नहीं पढ़े हो, तो लास्ट 1 मंथ में क्या हमें जरूरत है कि इस टॉपिक को हम पढ़ें, नहीं। लास्ट 1 मंथ में हमारा बस यही टारगेट रहता है कि जो भी हम पढ़े हैं उसको ब्रश अप करें, उसको अच्छे से करें, उसमें ओवरकम करने की कोशिश करें जो भी मिस्टेक हो रहा है। दूसरा, आप देखोगे कि इसमें आपका मिस्टेक होता है, तो मिस्टेक में क्या होगा, बहुत टाइप के मिस्टेक होंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक होंगे, कुछ आपका माइंड मिस्टेक भी हो सकता है कि कहीं एम्पियर में पूछा है और आप किलो एम्पियर में दे दिए, या पर यूनिट में पूछा है आप एम्पियर में दे दिए, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि करंट आपका 10 एम्पियर दिया है लेकिन आप 20 पुट कर दिए, ऐसा मेरे पास केस आया है, मैं कॉल पे जब बात किया हूं तो मुझे पता चला है कि ऐसा ऐसा उनके साथ माइंड के साथ हो जा रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप बहुत हरी में बना रहे हो, हरी मतलब कि हड़बड़ी में आप जाकर उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, आपको लग रहा है टाइमिंग चल रहा है, तो फास्ट आप कैलकुलेशन की वजह से आप मिस्टेक कर जा रहे हो, और 1 मार्क्स गेन होने की वजह से गेन ना करके 1.33 मार्क्स आप लूज कर दे रहे हो, या 1.25 मार्क्स लूज कर दे रहे हो। आप समझ गए मेरी बात। तो कभी भी एग्जाम में आपको हराना नहीं है, गेट में कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि 3 आवर्स खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको टाइम बहुत मिलेगा, बस आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि कंसेप्चुअली अगर आप कोई टॉपिक छोड़े हो तो वो अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आप पढ़ रखे हो उसी में कैसे आप मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो ये जो चीज है ना, इसको हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं कि मिस्टेक को कैसे हम ओवरकम करें, ताकि हमारा जो ओवरऑल 60 है वो 70 हो जाए। तो ये जो मिस्टेक आप देखोगे ना, आप एटलीस्ट 20 मार्क्स का मिस्टेक करते हो। अगर आपका अप्रोक्स में बता रहा हूं, अगर आपका 40 मार्क्स आ रहा है ओवरऑल, तो आप 20 मार्क्स का मिस्टेक करते हो, मतलब आप 60 का पेपर टच करते हो। अगर कोई 60 ला रहा है तो आप पूछना उनसे, वो 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करता होगा, 85 मार्क्स का अटेम्प्ट करता होगा, 20 से 25 मार्क्स उसका नेगेटिव में चला जाता है, मतलब ये गलत हो जाता है। बाद में जब वो एनालाइज करता है पेपर तो उसको लगता है कि अच्छा ये मिस्टेक जो हुआ है वो बहुत माइनर मिस्टेक है। तो यही माइनर मिस्टेक उसका रैंक जो है अंडर 10 से अंडर 1000 ले आता है। ठीक है, तो मैं ये मानता हूं कि जो बंदा रैंक 10 लाया हुआ है और जो रैंक 1000 लाया हुआ है, उसमें कहीं भी थ्योरेटिकली या कंसेप्चुअली डिफरेंस नहीं आता है। डिफरेंस बस वही 3 आवर्स का होता है, उसमें एक बंदा ज्यादा मिस्टेक कर देता है और एक नहीं करता है। कॉन्सेप्चुअली अगर आप बाहर दोनों को खड़ा करके इंटरव्यू लोगे ना, दोनों लगभग सेम में, सेम प्लेन में, बस वो डिफरेंस होता है 3 आवर्स का, जो वहां पे वो अच्छा कर जाता है और जो दूसरे हैं वो अच्छा नहीं कर पाते। तो हमको इस पे काम करना है लास्ट 1 मंथ में, ये मिस्टेक को हम कैसे ओवरकम करें, इसमें हमको बहुत अच्छा से काम करना है। तो मिस्टेक 2 टाइप के होंगे। पहला, आप कॉन्सेप्ट में लैग कर रहे हो, कॉन्सेप्ट में लैग कर रहे हो, ये आपका कॉन्सेप्ट लैग इससे डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट लैग यहाँ जो है, यहाँ पढ़े ही नहीं हो टॉपिक को, और ये कॉन्सेप्ट लैग का मतलब हुआ कि आप किसी चीज को हाफ पढ़े हो या पार्शियली पढ़े हो और उससे आप सॉल्व किए और उसमें कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना चाहिए था, तब जाके वो सही होता। दैट इज कॉल्ड पार्शियल कॉन्सेप्ट, आप इसको बोल सकते हो। तो अगर आप इसमें लैग कर रहे हो, जो टॉपिक है जिसका आप 80% कवर कर रहे हो, उस 20% में आपका ये मिस्टेक हो रहा है, तो ट्राई कीजिए कि उस 20% को भी कवर कर ले। ठीक है, इस लास्ट 1 मंथ में, मतलब कि शॉर्ट नोट्स में आप इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लो। जब आप सॉल्यूशन देखोगे जो भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो, उसमें शॉर्ट नोट्स में इसको इंक्लूड करो। दूसरा, आप मिस्टेक कर रहे हो, तो मिस्टेक किस टाइप का, कैलकुलेशन मिस्टेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको इसी पे काम करना है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, इसको हम कैसे इंप्रूव करें, इसका डायरेक्टली रिलेशन जो है दैट इज स्क्रबल पैड से। जो भी आप टेस्ट देते हो उसमें आप स्क्रबल पैड जो यूज कर रहे हो उससे डायरेक्टली रिलेशन है। अक्सर स्टूडेंट इस चीज को ओवरकम नहीं कर पाते हैं। अभी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, उसको अगर आप फॉलो करते हो तो इसमें डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए आपका कुछ स्क्रबल पैड ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 1 का आप जब आंसर लिखते हो या कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मान लीजिए वो मशीन का क्वेश्चन है या किसी भी सब्जेक्ट का आप ले लो, तो उसमें कुछ फॉर्मूला है। सपोज ns = 120 f/p है,
तो आप डायरेक्टली क्या लिखते हो ऐसे, ns इज इक्वल टू 1000 आरपीएम, ऐसा आप लिखते हो। रीजन क्या है, आप सीधे देख लेते हो ns इज इक्वल टू 120 f अपॉन p, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 दे रखी है, p की वैल्यू 4 है, मतलब कि 1000 आ जाएगा। आप ब्रेन में कैलकुलेट कर लिए, इसको लिख लीजिए, हो सकता है ये सही भी हो गलत भी हो सकता है। अब ऐसे आप लिख दिए, उसी तरह से आपको ईएमएफ मान लीजिए निकालना हो, आप VT प्लस IARA प्लस JIAX से नहीं किए, डायरेक्ट आप ईएमएफ कैलकुलेटर से यूज करके निकाल लिए 400 वोल्ट, फिर उसी हिसाब से पावर निकाल लिए EV अपॉन X साइन डेल्टा से, और आपका पावर भी आ गया। आप ऐसे ही कुछ स्क्रैबल पैड में करते हो, राइट। अब इससे क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि ये आपने बनाया, बना के अगर आपका आंसर करेक्ट आ गया तो नो प्रॉब्लम, तब तो आपको मार्क्स मिल गया। लेकिन यहाँ पे अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है तो वो चीज आप रिवीजन के टाइम में ओवरकम नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर आपको रिवीजन करना हो तो रिवीजन में आप क्या करोगे, ns इक्वल 1000, अच्छा ठीक है मैं निकाल लिया हूँ, pf इक्वल टू 1, ठीक है निकाल लिया हूँ, रिवाइज आप ऐसे ही करते हो और फाइनली आप यहाँ देख लेते हो। तो वो रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं था। रिवीजन का मतलब ये होता है कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उस चीज को हम सही कर ले। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो प्रोसीजर को रिवाइज करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ते हो तो प्रोसीजर क्या होना चाहिए सोल्व करने का, वो आप रिवाइज करते हो। बिलीव मी 100% प्रोसीजर सही होगा। प्रोसीजर को हम लोग रिवीजन में नहीं इंक्लूड करते हैं, क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके ब्रेन में ऑटोमेटिक स्ट्राइक कर जाएगा कि इसमें हमको सबसे पहले ये ईएफ निकालना है, फिर पावर निकालना है, या पावर दे रखा है हमको डेल्टा निकालना है। एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझ में आ जाएगा प्रोसीजर हमें क्या फॉलो करना है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो, या तो कैलकुलेटर के वजह से या फिर ब्रेन की वजह से। तो इसको हमें ओवरकम करना, बिलीव मानो हर एक स्टूडेंट ऐसे ही करता है। और इसमें लॉस क्या है कि जब आप वो रिवाइज करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने गलत कहाँ किया। आप इसको ग्रांटेड ले लोगे कि ये सही नहीं होगा, जो कि ऐसा नहीं होता। आप देखो कैलकुलेशन मिस्टेक में बहुत माइनर आप मिस्टेक करते हो। नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू 4 दे रखा है, आप 2 ले लिए। 10 एम्पियर करंट दिया हुआ है, आप 20 एम्पियर ले लेते हो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप यहाँ पे लेके कैलकुलेट तो कर लिए, लेकिन यहाँ कहीं लिखा हुआ दिख रहा है 20 एम्पियर, नहीं दिख रहा है। तो जब आप रिवाइज करोगे तो IA इज इक्वल टू जो 20 एम्पियर आप लिए हो वो कैसे सही कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप तो इसको ट्रू मान लोगे कि ये करेक्ट मैंने निकाला है, तो फिर वहां पे आपका रिवीजन का कोई मतलब नहीं रहेगा। करेक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? देखिए इसमें 10 से 15 मिनट आपका ज्यादा लगेगा, लेकिन हो सकता है 5 to 10 मार्क्स आप गेन कर लो उसी चीज को बनाने में। तो 5 to 10 मार्क्स अगर गेन कर रहे हो, 10 से 15 मिनट ज्यादा लग रहा है तो अच्छा है ना, हमें प्रैक्टिस इसीलिए तो करना होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम जब करेंगे तो सीधे ऐसे लिखेंगे ns इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाई 50 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1000। देख लेना कैलसी से 1000 ही आएगा, नहीं 1500 आएगा, राइट? यस 1500। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हो तो फायदा क्या होगा कि जब आप रिवाइज करोगे तो वहां आप देख लोगे कि ये 4 कहां से आया। ये एक एग्जांपल है, इस टाइप का बहुत भी कैलकुलेशन, बहुत फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला में आप इस टाइप का इंप्लीमेंट करना। ये जरूर नहीं 120 f/p हम लिखे, लेकिन उस फॉर्म में हमको वैल्यू को जरूर लिखना है। रीजन क्या है, इस ऐसे अगर आप लिखते हो, क्वेश्चन पढ़े, नंबर ऑफ पोल्स 2 दिया हुआ है, क्या मतलब देखेंगे अच्छा यहाँ 4 कैसे है, ये तो गलत हो गया। तो आप नंबर ऑफ पोल्स क्या करोगे, 2 करके करेक्ट कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट 1500 लिख दिए तो फिर आप बता दो ये कभी भी आप करेक्ट नहीं कर पाओगे, ये अगर गलत हुआ। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ पोल 2 है तो 3000 होना चाहिए, लेकिन आपने 1500 निकाल के जो लिखा है इसको आप कभी करेक्ट नहीं कर सकते, और यही माइनर मिस्टेक आपका 2 मार्क्स छीन लेता है। क्लियर हो गया इतनी बार? तो हमें स्क्रबल पैड पे जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको उसी फॉर्म में लिखना है, फॉर्मूला के फॉर्म में। अगर पावर इज इक्वल टू EV अपॉन x sin डेल्टा है तो हम लिखेंगे 400 मल्टीप्लाइड बाई 420 अपॉन 0.2 इंटू sin 30। ऐसे लिखने से हमको समझ में आता है कि दिस इज EV अपॉन x, मतलब कि EMF 420 है, वोल्टेज 400 वोल्ट है, अपॉन x sin 30, दैट मींस ये पावर दे रहा है। ठीक है, फाइन। तो इससे हमें समझ में आएगा कि ये जो कैलकुलेशन हम किए हैं दैट इज करेक्ट। मान लीजिए यहाँ पे आप x के जगह दे रखा है 0.5, आपने यहाँ 0.2 ले लिया, तो वो आप रिवीजन के टाइम में उस चीज को देख पाओगे कि हम गलत यहाँ लिए। मान लो सॉरी डायरेक्ट पावर इज इक्वल टू हम निकाल के लिख दिए, तो क्या हम कभी उसको करेक्ट कर पाएंगे? रिवीजन के टाइम में नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको एटीट्यूड में चेंज करना है, थोड़ा सा आपको स्क्रबल पैड को अच्छे से लिखना है, अच्छे से बनाना है। पेन का आप अच्छे से यूज करो, हड़बड़ी में मत करो, क्योंकि रिवीजन टाइम में वही सब काम आता है और उससे आप 5 to 10 मार्क्स जरूर गेन करोगे। तो ये मेरा एक आपके लिए टिप है कि इस टाइप का आपको करना है। दूसरा टिप हम देना चाह रहे हैं
ये है कि स्क्रबल पैड का जब आप रिवीजन करते हैं, 2 घंटा में आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जब आप रिवाइज करते हो तो आप ये सोच के रिवाइज करो ये आपके दोस्त का स्क्रबल पैड है। माइंड को ये बोलो कि ये मेरा स्क्रबल पैड नहीं है, ये हमारे दोस्त का स्क्रबल पैड, तब आपको उसमें गलती दिखेगा। समझ में आ रही है? मतलब अपना गलती किसी को नहीं दिखता है। आपको लगेगा कि ये सॉल्यूशन जो मैं निकाला हूं दैट इज करेक्ट, क्योंकि मैं निकाला हूं, मैं तो भगवान हूं। समझ में आ रहा है? तो आपको कभी वो दिखेगा नहीं कि आप करेक्ट गलत है या नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच के बनो कि ये दूसरे का स्क्रबल पैड है, हमको चेक करने के लिए दिया गया है और हर एक मिस्टेक पे हो सकता है हमें 100 रुपया मिले, मतलब कि हम दूसरे का चेक करें। जब आप दूसरे का कॉपी चेक करते हो कितना टाइट कॉपी चेक करते हो, उसी तरह से आप अपने स्क्रबल पैड को ये अज्यूम करके चेक करो या रिवाइज करो कि वो दूसरे का है। इससे क्या होगा? इससे एडवांटेज ये होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक को कैच कर पाओगे। किसी भी चीज को ग्रांटेड नहीं लोगे, ये तो सही ही होगा। कैसे सही होगा? हो सकता है मिस्टेक को, जब आप कोई बुक पढ़ते हो उसमें सॉल्यूशन आप देखते हो तो आप उसमें मिस्टेक निकाल लेते हो, क्योंकि वो दूसरे का बुक होता है। अपना बुक पब्लिश करो, नहीं निकलेगा। ठीक है? तो ये एक माइंडसेट होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दूसरा टिप मेरे तरफ से ये रहेगा कि स्क्रबल पैड को जब भी आप रिवाइज करें तो रिवाइज में आप ये सोच के करें कि ये दूसरे का स्क्रबल पैड है और हमें इसमें करेक्ट करना है, वो गलत है। बहुत सारा चीज गलत हो सकता है। जब आप ऐसा सोच करके उसको आप रिवीजन करेंगे तो आपको हर चीज दिखेगा कि ये पॉइंट 2 कहां से आ गया, ये आपका 1000 आरपीएम कहां से आ गया। अगर आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्लियर है इतनी बात। तो ये छोटी छोटी चीज है जो आपको इंप्लीमेंट करना है, और ये इंप्लीमेंट करके आप 3 फुल लेंथ टेस्ट दो और चेक करो। आज इस वीडियो देखने के बाद आप कल रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद परसों एक टेस्ट दो फुल लेंथ टेस्ट, फिर 2 दिन अल्टरनेट करके एक टेस्ट दो, फिर 2 दिन अल्टरनेट करके एक टेस्ट दो, 3 फुल लेंथ टेस्ट दो। और जो मैं आपको बताया हूं, कुछ आइडिया दिया हूं, इसको आप स्क्रबल पैड पे इंप्लीमेंट करो। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं ये कैलकुलेशन मिस्टेक आपका ओवरकम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो उसको नीट एंड क्लीन वहां पे शो कर रहे हो। अब इससे बहुत लोग आर्गुमेंट कर सकते हैं हमारे से कि सर इतना करेंगे तो आधा घंटा तो इसी में टाइम लग जाएगा, ये फालतू सा स्ट्रेटजी है। तो अभी आप गेट एग्जाम में नहीं हो, अभी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, राइट? और टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होता है? अपने आप को एक्सपेरिमेंट करके चेक करना कि ये एक्सपेरिमेंट मेरे पे लागू हो रहा है कि नहीं, मेरे पे वैलिड है कि नहीं। तो ये जो मैं आपको बताया हूं ना, ये एक एक्सपेरिमेंटल मैं टेस्ट किया हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसमें क्या होगा? 20 मिनट से 25 मिनट आपका ज्यादा लगेगा, लेकिन उस 20-25 में आप जो 10 मार्क्स का 15 मार्क्स का जो मिस्टेक करते हो ना, उसको ओवरकम कर लेगा। ठीक है? तो जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो कैलकुलेशन, स्क्रबल पैड को इंप्रूव कीजिए और उसके बाद आप एनालाइज करो और क्या मिस्टेक हो रही है, और उस मिस्टेक को शॉर्ट नोट्स में जरूर इंक्लूड करो। और नेक्स्ट टेस्ट देने के बाद उस मिस्टेक को एक बार पढ़ो। नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले उस मिस्टेक को एक बार पढ़ लो कि क्या मिस्टेक हम किए हैं, और उसको पढ़ने के बाद टेस्ट दो, ताकि वो मिस्टेक को दोबारा रिपीट हम ना करें। जैसे कि आपसे पावर पूछा है 3 फेज, ठीक? आप पर फेज में निकाल लेते हो और ऑप्शन में आपको दिखता है, आप टिक कर देते हो और आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर गलत हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप सीधे शॉर्ट नोट्स में लिख लो कि जब भी पावर पूछे 3 फेज में, आप चेक कर लो कि वो सिंगल फेज में पूछा है या 3 फेज में पूछा है। और क्वेश्चंस के सबसे लास्ट लाइन जो होता है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स का हो या ऑप्शनल जो क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन जिसमें दिया होता है, मल्टीपल चॉइस हो, दोनों में लास्ट लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ो कि पूछ क्या रहा है। एम्पियर में पूछ रहा है, किलो एम्पियर में पूछ रहा है, पर यूनिट में पूछ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसी हिसाब से आप अप्रोच करो। हर बनाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास 15 टेस्ट है। आप उसमें एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करके चेक करो कि कौन सा बेस्ट आपके लिए होता है, और उस चीज को अप्लाई कर दो रियल गेट एग्जाम में। आई एम श्योर आप वहां पे बहुत कम से कम गलत करोगे। ठीक है? तो मैटर क्या रखता है कि अगर आप 80 मार्क्स का पढ़े हो तो 80 में से 75 मार्क्स का आप करेक्ट करके आए, दैट मींस कि आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। तो आपको एक्यूरेसी पे वर्क करना है, और एक्यूरेसी पे वर्क करना है तो स्पीड को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। राइट नाउ स्पीड को थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए और एक्यूरेसी पे काम कीजिए। डेफिनेटली 10 to 15 मार्क्स आपका इंप्रूव होने जा रहा है, गारंटीड है, होगा। ठीक है? तो इस चीज पे आप वर्क करो। 3 फुल लेंथ टेस्ट दो। आज जो लोग भी हमसे बात किए हैं उनका ये एक नॉर्मल इंक्रीज करने का, मार्क्स इंक्रीज करने का जो था वो मैं आपको बता दिया। ये स्क्रबल पैड का कैलकुलेशन पार्ट बहुत अच्छा से करना है। दूसरा, रिवीजन करने टाइम में ये सोच के हमको रिवीजन करना है ये दूसरे का स्क्रबल पैड है, हमको मिस्टेक निकालना है, और मिस्टेक निकालेंगे तो हमारा मार्क्स इंप्रूव होगा या हमें कुछ पैसा मिलेगा। जब आप ये सोचते हो तो आप बहुत कोशिश करते हो कि हर जगह आप कोशिश करो कि मिस्टेक निकालें। ठीक है?
तो ये 2 चीज आप इंक्लूड करो। मिस्टेक को शॉर्ट नोट्स में लिख लो, नेक्स्ट टाइम में जब भी आप टेस्ट दो तो उस मिस्टेक को पढ़ लो ताकि वो मिस्टेक फिर से रिपीट ना हो। अब इसके बाद 15 to 20 मिस्टेक आप करोगे 15 टेस्ट में, वो 15 to 20 मिस्टेक आपके पास नोट्स में रहेगा। गेट एग्जाम में बैठना, उस 15 मिस्टेक को पढ़ के बैठना, वो मिस्टेक रिपीट नहीं हुआ, मतलब चांसेस जो है मिस्टेक करने का वो बहुत कम हुआ है। इसी को कहते हैं परफेक्ट एनालाइज करना टेस्ट सीरीज को, क्योंकि एनालाइज हम नहीं करेंगे तो फिर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अपने मिस्टेक को इम्प्रूव करने का ये तरीका है। कुछ मैं आपको एक्सपेरिमेंटल चीज बताया स्क्रैबल पैड का, और फिर रिवीजन कैसे करते हैं इसका, इसको आप इंक्लूड करके देखो। और 3 फुल लेंथ टेस्ट दो। आज जो लोग हमसे बात किए हैं वो 3 फुल लेंथ टेस्ट दें। 22 जैन को आपसे मैं फिर बात करूंगा, मेरे पास सबका डाटा है। 22 जैन 2019 को मैं फिर कॉल करूंगा, या फिर आप हमें कॉल कर लेना, उस दिन नंबर ऑन रहेगा, आप कॉल कर लेना और फिर हमें रिपोर्ट देना कि 3 फुल लेंथ टेस्ट में आपके मार्क्स बढ़े हैं या कम हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस बहुत कम होगा। आप हर एक को उसी फॉर्म में रख रहे हो तो कैसे मिस्टेक होगा। क्वेश्चन देखो, पॉइंट 2 यहाँ है, दैट इज करेक्ट। 420 यहाँ है, दैट इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? तो उस तरह से आप रिवीजन करने का एक स्ट्रेटजी बनाइए। और गेट एग्जाम में कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि टाइम कम हो गया, टाइम हमेशा आपके पास होता है, बस आप पकड़ नहीं पाते हो कि मैं गलत कहाँ कर रहा हूं। तो उसको पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है आप उसी फॉर्म में लिखो और ये सोच के रिवाइज करो कि वो दूसरे का कॉपी है, हमको उसमें मिस्टेक निकालना है। क्लियर होगी बात? चलिए, तो आज मैं इतना ही पे स्टॉप करता हूँ। और जो लोग हमें कॉल किए हैं वो बहुत अच्छे करें, लाइफ में आगे भी बहुत लोग हैं जो 65-70 मार्क्स भी ला रहे हैं, वो हमारे टच में हैं। कहीं भी आपको दिक्कत है आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग में आपको बता दिया हूँ 10 to 6। कल आप कॉल कर सकते हो, परसों से बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है हम लोग थोड़ा इवेंट में जा रहे हैं, पंकज सर की शादी है। उसके बाद फिर हम लोग 20 से फ्री हो जाएंगे। तो 22 को हम आपके लिए प्लान रखे हैं। 22 में मैं आपसे रिपोर्ट लूंगा कि 3 फुल लेंथ में आपने कैसा इंप्रूव किया, कितना इंप्रूव किया। अगर आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है दैट मींस आप इस चीज को गेट में इंप्लीमेंट करना और भी फुल लेंथ टेस्ट देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग जुड़े रहो जेनिक के साथ। कल भी आप कॉल करो, 10 से 6 तक मैं अवेलेबल रहूंगा। और उसके बाद फिर उसमें देखूंगा ये कौन सा प्रॉब्लम है किसी का। आज जो मैं प्रॉब्लम पे बात किया हूँ, आई डोंट थिंक कि कल उतना कॉल आएगा जितना आज आया है। तो कल आप बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है, किसी को डिमोटिवेट फील कर रहा है, वो भी टॉक कर सकते हैं हमारे साथ। जेनिक टीम हमेशा आपके साथ रहेगी टिल गेट एग्जाम। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।